हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के क्लास में हम करेंगे जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 और स्टार्ट करेंगे हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। सो क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है इफ ए बॉडी इज at rest or in uniform motion, then it will remain unchanged until an external force। बहुत ही सिंपल सा है, क्या है थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट को समझो। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है, देन इट विल रिमेन अनचेंज्ड। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स, कब तक करेगा? जब तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स ना गिरे तब तक होगा। ध्यान से मान लीजिए ये एक स्ट्रेट पाथ है और यहाँ पर एक बॉल मैंने रखा हुआ है। दिस पॉइंट इज नोन एज ए एंड दिस पॉइंट इज नोन एज बी। क्लियर है? तो ये ऑब्जेक्ट अब रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये रेस्ट में है तो ये अपने आप मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा। न्यूटन का जो पहला लॉ हमको ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, वो अपने आप चलना स्टार्ट नहीं करेगा, वो अपने आप खुद आगे चल नहीं पाएगा। तो ये होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कब तक? अगर इसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स गिरती है, तो अगर एक खिलाड़ी आएगा और इसको जोर से धक्का मारेगा तो इससे क्या होगा? इससे ये जो बॉल है ऐसे आगे मूव करते करते यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ही आपने इसको धक्का दिया, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स इसको दिया, तो जिसके चलते ये रेस्ट में था ये मोशन में आ गया। बात एकदम क्लियर है? और मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है, और ये कोई साइकिल है, ये एक साइकिल है, ठीक है, और यहां पर इसको कोई साइकिल को भी कोई चला रहा है, ठीक है, साइकिल। अब ये साइकिल चल रहा है, मान लीजिए
आपने ब्रेक नहीं लगाया और ये ग्राउंड, टायर और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, ये फ्रिक्शन को मान लीजिए आपने जीरो कर दिया, कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। आपने ब्रेक नहीं लगाया और टायर और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ये साइकिल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं गिर रहा है। तो ये मतलब हुआ अगर ये साइकिल मूव कर रहा है तो ये साइकिल ऐसे मूव करता जाएगा आगे। ठीक है, अगर ये साइकिल मूव कर रहा है तो ये मूव करता जाएगा, कहीं पे रुकेगा नहीं, ये हो जाएगा अनस्टॉपेबल, ये हो जाएगा क्वाइट अनस्टॉपेबल। कब तक? अगर आपने ब्रेक को दबाया, आपने ब्रेक को दबाया मतलब आपने एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर लगाया, तभी जाके ये साइकिल रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा। बात एकदम क्लियर है? बात एकदम क्लियर है? तो बात यहां तक एकदम क्लियर है। सो ये कब तक होगा? जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स साइकिल के ऊपर नहीं गिरेगा, ये तब तक ये सिलसिला चलता चलेगा। तो ये होता है न्यूटन का पहला लॉ, जो हमें ये बताता है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, देन इट विल रिमेन अनचेंज। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करेगा। कब तक? अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, ये सिलसिला तब तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। बात एकदम क्लियर है? तो उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने से पहले हम एक टर्म को समझेंगे जिसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम, जिसका नाम है मोमेंटम। तो क्या होता है ये मोमेंटम? द impact of motion on another object। क्या मतलब हुआ है इसका? द इम्पैक्ट ऑफ मोशन ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? द इम्पैक्ट ऑफ मोशन ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। तो क्या मतलब हुआ इसका? चलिए इसको समझते हैं। अभी मान लीजिए ये एक वाल है, ठीक है? ये एक वाल है।
और यहां पे ये कार है, ठीक है, ये कार है, ये कार है। अब ये कार जो है ये यहां पे रेस्ट में है, ये कार जो है अभी कार बिल्कुल रेस्ट में है, बेकार है, ठीक है। तो दीवार वाल यहां पर है और ये जो कार है ये यहां पर है। क्या इस दीवार के ऊपर कोई इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है कार की वजह से? कार ने दीवार को टक्कर मारी? नो सर। कार ने दीवार को छुआ? नो सर, कार तो अपने जगह में कांस्टेंट है, ये दीवार को अभी तक छुआ नहीं। क्या दीवार टूटा? नो सर। क्या दीवार के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? नो सर। तो क्या है मोमेंटम? अगर ये कार मूव करेगा, अगर ये कार मूव करेगा और दीवार के ऊपर टक्कर मारेगा, जब ये कार मूव करेगा और दीवार को टक्कर मारेगा तब दीवार के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, तब दीवार के ऊपर, वाल के ऊपर कुछ इम्पैक्ट गिरेगा। दैट इम्पैक्ट इज नोन एज मोमेंटम। द इम्पैक्ट ऑफ मोशन, ये जो मोमेंटम, ये जो इम्पैक्ट ये वाल के ऊपर गिरा, किसके वजह से? ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से ये इम्पैक्ट गिरा। बात एकदम क्लियर है? ये इम्पैक्ट किसके वजह से गिरा? ये इम्पैक्ट गिरा सिर्फ और सिर्फ मोशन की वजह से, ये इम्पैक्ट गिरा, सिर्फ और सिर्फ ये इम्पैक्ट मोशन की वजह से ही गिरा, ठीक है। तो और एक सिचुएशन हम लेते हैं, कोई दूसरा सिचुएशन में लेता हूं। अभी जैसे ये एक वाल है, एक वाल है, ठीक है, और यहां पर एक बुलेट, दिस इज वन बुलेट, ये एक बुलेट है, ठीक है। सो अभी जो बुलेट है, ये बुलेट को मैं ऐसे हाथ से फेंकूंगा। अभी जो बुलेट है, ये बुलेट को मैं क्या करूंगा? हाथ से फेंकूंगा, तो क्या होगा? क्या ये बुलेट ये वाल में कोई छेद कर पाएगा? द आंसर इज नो। ये बुलेट ये वाल में कोई छेद नहीं कर पाएगा। बात एकदम क्लियर है? लेकिन अगर मैं बुलेट को फायर करता हूं, अगर मैं बुलेट को फायर करूंगा बाय द हेल्प ऑफ ए पिस्टल, गन, बंदूक से अगर मैं फायर करूंगा तो क्या होगा? ध्यान से, अगर मैं बंदूक से फायर करूंगा तो क्या होगा? तो ये बुलेट ये दीवार में एक छेद बना देगा, दीवार में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ इम्पैक्ट गिरेगा, कुछ इम्पैक्ट आएगा, और उसी इम्पैक्ट को हम कहेंगे, उसी इम्पैक्ट को हम कहेंगे मोमेंटम। तो यहां पर हमने दो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन देखा, एक कार में देखा और एक बुलेट में देखा। यहां पर इम्पैक्ट किसके वजह से आया? मास के वजह से, क्योंकि कार का मास ज्यादा होता है
और वेलोसिटी वैसे ही तो कार की बहुत ही कम होती है बुलेट के मुकाबले। और यहाँ पर जो इम्पैक्ट किसके वजह से आया, यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो किसके वजह से आया, ये बुलेट के वेलोसिटी के वजह से आया। तो इसका मतलब ये हुआ मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं P से और इसके ऊपर आरो मार्क देते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इम्पैक्ट होता है, ये एक इम्पैक्ट होता है जो इम्पैक्ट मोशन के वजह से पैदा होता है। और ये इम्पैक्ट मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज मोमेंटम। आई बात समझ में? बात एकदम क्लियर है? जल्दी से ठोको ताली, ठोको ठोको ठोको। अब देखेंगे SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की क्या यूनिट होगी? सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास का जो SI यूनिट होता है दैट इज kg और वेलोसिटी का मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट निकल के आया kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड का पावर -2। ये डिनोमिनेटर में था सेकेंड, इसीलिए पावर 2 था। अब जब ये न्यूमरेटर को आएगा तो ये जो पावर हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। बात क्लियर है? एकदम क्लियर। सो अभी टाइम आ चुकी है, वो घड़ी आ चुकी है सेकेंड लॉ पढ़ने की। न्यूटन्स सेकेंड लॉ पढ़ने का जो सुनहरा मौका जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो मौका अब आ गया। इसको हम हाथ से जाने नहीं देंगे क्योंकि मिला मौका तो मार दे चौका या फिर छक्का। न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमको ये बताता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity is directly proportional to the applied force। क्या है स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम ध्यान से चलिए समझते हैं। द रेट ऑफ चेंज, यहाँ पर एक एक टर्म का भी एक मीनिंग होता है, तो उसे थोड़ा ध्यान से आप समझो, ठीक है? एक एक टर्म का भी मीनिंग होता है तो उसको ध्यान से समझो। तो पहले द रेट ऑफ, इसका मतलब क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे बेटे यहाँ पर गलत हो गया, ये वेलोसिटी नहीं होगा, ये मोमेंटम होगा।
the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. देखिए अभी जैसे इसको अगर मैं सिंपल से समझाऊं तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1, इसका मीनिंग बस यही है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है। तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, चलिए। सो मान लीजिए ये ग्राउंड है और यहां पर एक बॉल रखा गया है। ये जो बॉल का जो मास है, इसका जो मास है दैट इज m, और ये बॉल रेस्ट में है, बॉल रेस्ट में है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u। आई बात समझ में? ये जो बॉल है, बॉल का मास m है, बॉल रेस्ट में है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोमेंटम कितना है यहाँ पर, आप मुझे बताओ, तो आप क्या करोगे, P1 इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम ही होगा। बात क्लियर है? अगर ये जो बॉल जो है, आपने ये बॉल को धक्का दिया, अगर आपने ये बॉल को थोड़ा सा धक्का दिया तो क्या होगा, बॉल रेस्ट में था, अब इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई। मान लीजिए अब ये बॉल यहां पर है, ठीक है, ये तो वही बॉल है, तो इसका मतलब इसके पास मास कितना होगा, वही m ही होगा। आपने इसको कुछ फोर्स अप्लाई किया, इसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स आपने लगाया, तो जिसके चलते अब इसके पास वेलोसिटी कितना आ गई, v आ गई। तो अब मैं अगर पूछूंगा तो मुझे यहाँ पर मोमेंटम कितना है बताइए, तो आप क्या करोगे, मोमेंटम P2 इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, आप तो ये निकाल के दोगे। यहां तक बात एकदम क्लियर है? अगर यहां पे देखिए, यहां पर मोमेंटम थी mu और यहां पर मोमेंटम mv, तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू P2 माइनस P1। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपको, पूछूं रेट, ध्यान दें थोड़ा सा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप यहाँ पे। P2 माइनस P1 अपॉन T। आपने जो फोर्स लगाया, जिस फोर्स के चलते जो वेलोसिटी थी वो u से v तक आई। आपने कुछ फोर्स लगाया और जिस फोर्स के चलते ये वेलोसिटी u से v तक आई, मान लीजिए आपने फोर्स t सेकेंड तक लगाया, आपने जो फोर्स वहां पर लगाया ये t सेकेंड तक लगाया, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो मोमेंटम में जो चेंज आई वो t सेकेंड में ही तो आई ना, क्लियर है कि नहीं?
सो इसी को ही कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज P2 माइनस P1 अपॉन T। तो ये किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? फोर्स के साथ। यही तो दिया है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अभी जैसे आप साइकिल को चला रहे हो, धीरे धीरे साइकिल चल रहा है, धीरे धीरे से चल रहा है साइकिल। आपके अगर मान लो आपके साइकिल के पीछे कोई शेर पड़ जाए तो क्या होगा? आप जोर से चलाओगे, है कि नहीं? जोर से। तो जब आप धीरे से चला रहे थे, धीरे से आराम से जा रहे थे, तो आपकी मास थी m और इनिशियल वेलोसिटी u, मोमेंटम mu होगा। अब आपके पीछे शेर पड़ जाएगा या फिर शेर पड़ गया मान लो, तो अब क्या करोगे? साइकिल के पेडल के ऊपर जोर से पेडलिंग करोगे, आप एकदम फोर्स लगाओगे, ज्यादा फोर्स लगाओगे। और ऐसा तो नहीं है कि ब्रेक मार के हम इंतजार करेंगे, आ भाई तू मुझे खा जा, ऐसा तो नहीं होता ना। आ भाई तू मुझे खा जा, ऐसा तो नहीं होता। तो आप क्या करोगे? साइकिल को जोर से चलाओगे। साइकिल को जोर से चलाने के लिए आपको ज्यादा तेजी से पेडल को घुमाना पड़ेगा। ज्यादा तेजी से पेडल को घुमाने के लिए आपको पेडल के ऊपर और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बात क्लियर है एकदम? तो जिसके चलते मोमेंटम में चेंज आई। mu था, mv हो गया। तो मोमेंटम में कितना चेंज आया? mv माइनस mu, मतलब P2 माइनस P1। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। सो यही तो बोल रहा है न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है। सो फोर्स, अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको मैं हटा दूंगा तो इक्वल साइन लग जाएगा, जिसके चलते मैं यहां पर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा एंड देयर कांस्टेंट इज k, ठीक है। P2 माइनस P1, आपका P2 कितना था? माइनस P1, P1 कितना है? mu अपॉन T। यहां तक बात क्लियर है? देन F इज इक्वल टू K, दोनों साइड में m कॉमन है तो m को मैं कॉमन ले आया तो v माइनस यू अपॉन टी। F इज इक्वल टू K m। अब ये क्या है? थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या है? v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। तो दिस इज एक्सीलरेशन ए। तो ये हमको मिल गया न्यूटन का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से हमने ये डिराइव किया F इज इक्वल टू के एम ए, वेयर योर के इज ए कांस्टेंट। के एक कांस्टेंट होती है और m है मास और a है एक्सीलरेशन। बात क्लियर है? सो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें क्या मालूम पड़ा? न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें फोर्स की वैल्यू, क्वांटिटी, फोर्स की वैल्यू, द क्वांटिटी ऑफ फोर्स वी गॉट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, वी गॉट द क्वांटिटी ऑफ फोर्स। हमें फोर्स की वैल्यू, हमें फोर्स की क्वांटिटी, हमने कितना फोर्स लगाया, हमारे ऊपर कितना फोर्स गिरा, ये वैल्यू हमको मिला। कहां से? न्यूटन सेकेंड लॉ से। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशंस देखेंगे हम। एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ।
ध्यान से अभी जैसे चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v माइनस यू, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने एक नाम दिया एक्सीलरेशन। बात क्लियर है? अभी जैसे ठीक उसी तरह से चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज आती है एम बी माइनस एम यू, हम इसको भी एक नाम देते हैं या फिर हम इसको भी एक नाम से डिनोट करते हैं, दैट इज इम्पल्स, दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स is defined as the change, the rate of change of momentum is known as impulse. Applications of Newton's second law, यहाँ पर हम पढ़ेंगे इम्पल्स के बारे में, यहाँ पर हम पढ़ेंगे इम्पल्स के बारे में। और ये जो इम्पल्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, जो इम्पल्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये समझ लिया जो फोर्स होता है ये मास इनटू एक्सीलरेशन है, तो मैं अभी एक्सीलरेशन के जगह पर v माइनस यू अपॉन टी लिख देता हूँ। बात क्लियर है? F इज इक्वल टू ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम वी माइनस एम यू अपॉन टी में आ जाएगा। सो F इज इक्वल टू यहाँ पर देखो चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम को हम आई से डिनोट करते हैं और अपॉन में चल रहा है टी, ठीक है। सो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, या फिर आप यहाँ पर फोर्स भी निकाल सकते हो, दैट इज आई अपॉन में टी। यहाँ पर एक रिलेशन ये निकल के आ रहा है, अगर फोर्स हाई हो रहा है तो टाइम को कम होना पड़ेगा। फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फोर्स हाई है तो टाइम को कम होना पड़ेगा, अगर फोर्स कम है तो टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको फोर्स ज़्यादा चाहिए तो टाइम को घटाओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फोर्स को घटाना है तो टाइम को बढ़ाओ, ठीक है। ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन है। और आपने तो देखा होगा कि जो कार में सीट बेल्ट होता है किस लिए होता है, अगर कभी आपका कार कोई दीवार को टक्कर मार दे तो सीट बेल्ट ऐसे बंधा होता है तो जिससे जो आगे का जो पार्ट होता है कार का उसके साथ जो धक्का लगने का जो टाइम है ये टाइम बढ़ जाता है, जिसके चलते फोर्स कम हो जाता है और आपको ज़्यादा इंजरी नहीं आती। आपने देखा होगा क्रिकेट में क्या होता है, बॉल को जो कैच करता है खिलाड़ी वो ऐसे पकड़ता है। कोई तो ऐसे, वो भोग खा रहा है क्या, ऐसे पकड़ेगा बॉल को, ऐसे नहीं पकड़ता। अगर यहाँ पे पकड़ेगा बॉल को यहाँ से तो क्या होगा, कोई यहाँ से पकड़ रहा है और कोई यहाँ से ऐसे स्लाइड करके। अगर मैं बॉल को ऐसे स्लाइड करके पकड़ूंगा तो बॉल को मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा इतना डिस्टेंस, तो यहाँ पर टाइम बढ़ा कि नहीं। अगर आपका टाइम अगर बढ़ेगा तो फोर्स को कम होना पड़ेगा, तो यहाँ पर फोर्स कम हो गया और आपका हाथ इंजोर नहीं हुआ। बात को समझो, ठीक है। अगर आप यहाँ से पकड़ते तो आपको टाइम यहाँ पर कम मिलता, तो यहाँ से अगर पकड़ते तो टाइम कम मिलता आपको। अगर टाइम कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा तो हाथ इंजोर हो जाएगा। अगर इसको यहाँ ऐसे लाते तो क्या होता, टाइम बढ़ जाता और फोर्स कम हो जाता। आपने देखा होगा कि जो लॉन्ग जंप या फिर हाई जंप में जो बेड होता है सैंड का बेड होता है। क्यों? क्योंकि जो खिलाड़ी दौड़ के आता है
वो इसे छलांग लगा के सैंड के ऊपर गिरता है। तो सैंड क्या करता है, खिलाड़ी को धीरे से लेके ग्राउंड में टच करवाता है। तो जिसके चलते ग्राउंड में टच होने का जो टाइम है ये बढ़ जाता है और फोर्स कम हो जाता है, जिससे खिलाड़ी को चोट नहीं लगता। अगर सैंड का बेड ना हो तो क्या होगा, तो खिलाड़ी डायरेक्टली जो ग्राउंड है ग्राउंड में डायरेक्टली लैंड करेगा। अगर डायरेक्टली लैंड करता है तो क्या होगा, तो टाइम कम हो जाएगा और ज़्यादा फोर्स लगेगा, है कि नहीं। सो दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी सेफ। जय हिंद।